बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इसमें हम ज़ाहिर है दुनिया भर की खबरें, तज्ज़िये और तबसरे पेश करते हैं। तो हम इसमें आपकी बहुत सी गुफ्तगू भी करते हैं और उस गुफ्तगू में हम ज़ाहिर खबरों पर तबसरा करते हैं। आज हम एक छोटी खबर तो बहरहाल बड़ी है कि भारतीय इंतखाबात में एक मरतबा फिर बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन इस सारे इलेक्शन सिस्टम में बीजेपी जो चाह रही थी वो नहीं मिली। 530 से ज़ायद असम्बली के अरकान होते हैं और उसमें इस मरतबा बीजेपी का नारा था कि इस बार 400 से पार यानी 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगा बीजेपी और उसका इत्तेहाद। लेकिन 295 तक अभी तक महदूद हैं, कुछ नशिस्तें भी उनके रिजल्ट्स आना बाकी हैं। बहरहाल हुकूमत तो वो 272 पे बना सकते हैं आराम से, लेकिन वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अब क्या होता है आगे जाकर किस तरह हुकूमत चलती है, लेकिन एक सेकुलर भारत को हिंदुस्तान बनाने के जो अमल पर बल्कि जिस मकसद के लिए अमल पैरा है मोदी साहब, उस पर शायद कुछ ब्रेक लगे, क्योंकि लोगों ने इतनी मुश्किलात के बावजूद इन हालात में बीजेपी को वो सपोर्ट नहीं। उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं कि चीन और रूस ये दोनों एक इत्तेहाद है, एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक और इत्तेहाद मजबूत होता चला जा रहा है। और मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि भारत अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए अपनी तारीख की एक और शिकस्त का सामना करने जा रहा है। कंबोडिया हो, वियतनाम हो, कोरिया हो, यहाँ जो शिकस्तें खाई अमेरिका ने, और उसके बाद आखिरी शिकस्त जो 2021 में उसे हुई एक बहुत ही पसमानदा इलाके अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान से इतना मुश्किल से निकला और इतना जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर अपना अमेरिका निकला, बल्कि भागा कि उसे सेफ एग्जिट नहीं मिला। हालांकि उस वक्त वजीर आजम इमरान खान हुआ करते थे, उनसे बड़ी कोशिश की कि वो तालिबान से बात करके मिल मिला के किसी तरीके से उन्हें बाइज्जत निकलने का रास्ता दिला दें, लेकिन नहीं निकल सका। और वही एक सबसे बड़ा अहम वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के हुक्मरान उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इस मरतबा बराह रास्त जंग तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन की जंग है जिसमें अमेरिका रूस से शिकस्त खाने जा रहा है। दूसरी तरफ रूस और चीन इतनी तेजी से इक़्तिसादी क़ुव्वत बनते चले जा रहे हैं कि अमेरिका का उनसे मुकाबला करना और खुसूसन चीन से मुकाबला करना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। बहरहाल ये वक्त की बात है। चीन न सिर्फ मुआशी तरक्की कर रहा है, बल्कि खित्ते के ममालिक के साथ, गरीब ममालिक के साथ बिलखुसूस बहुत मजबूत मुआहदे कर रहा है, अफ्रीका में मुआहदे कर रहा है। इस सारे कजिए में सिर्फ एक मुल्क ऐसा बदनसीब है जो चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा, और वो बदनसीब मुल्क है पाकिस्तान, जिसके नाअहल, जाहिल और मफाद परस्त हुक्मरान सिर्फ अपने फ़ायदे और फ़वाइद को देखते हैं। उन्हें मुल्क और अवाम की कोई फिक्र नहीं। हमारे वज़ीर आज़म आज 4 रोज़ा 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। वहाँ जाकर ये CPEC का दूसरा मरहला शुरू करने वाले हैं, और पहले मरहले के पैसे अभी तक हमने नहीं दिए वापस। हमारी मिसाल तो उस दुकानदार की सी है कि वो जो बैंक से पैसे लेता है अपनी दुकान पे बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन उस पैसे से घर में AC और फ्रिज खरीद लेता है। दुकान उसकी वैसी की वैसी रहती है और पैसे बढ़ते चले जाते हैं। बहरहाल अल्लाह चाहेगा, अल्लाह बर्बाद करेगा उन लोगों को
اللہ उनसे हमारी जान छुड़ाएगा, अल्लाह ऐसे मुनाफिक हुक्मरानों से और उनके सरपरस्तों से हमारी जान छुड़ाएगा जो हमारे मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। बज़ाहिर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर उनकी पॉलिसीज़ को देखा जाए तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। जैसे सीपैक को तबाह कर दिया गया, सीपैक के 15 अरब डॉलर को एक मरतबा फिर रिशेड्यूल करवाने जा रहे हैं, अगली दफ़ा जब वो होंगे तो 17 अरब डॉलर हो जाएंगे। बहरहाल हम पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं और इससे बेहतर है कि हम कोई अपना गिलगित बल्तिस्तान का कुछ इलाका चीन को दे के वो कर्जा ही माफ़ करा लें, और अगर कुछ बचे तो कुछ पैसे जो हैं अमेरिका से ले लें और उसके बदले कश्मीर का कोई इलाका उसे बेच दें। हमारी तो इसी में खुलासी हो सकती है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें कि जस्टिस बाबर सत्तार का जो केस है, उन्होंने कल एक फैसला दिया था, आज उसका तफसीली फैसला भी आया, जो रिटर्न ऑर्डर आया, और जो ये रिकॉर्डिंग वाला मामला है वो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। उन्होंने ये वादे कर दिया कि अब रिकॉर्डिंग जो है वो किसी उसूल और कानून के तहत होगी, और इसी वजह से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। जब वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास आई, 3 रुकनी जज बेंच के पास आई, तो उन्होंने ये हुक्म दिया, वो रिपोर्ट जो जमा हुई FIA की वो मुस्तरद कर दी गई, और उसमें उन्हें हुक्म दिया गया कि आप दोबारा रिपोर्ट पेश करें और इस रिपोर्ट में ये वाजे करें कि सबसे पहला ट्वीट किसने किया, दूसरे नंबर पर किसने किया, 3 हैशटैग थे, तो वो तीनों हैशटैग कहाँ से शुरू हुए ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके। यानी अब हमारी अदलिया जो है वो पूरी तरह से इस बात पर कायल हो चुकी है कि उन्हें अपनी आज़ादी का ख्याल करना है और आज़ादी की हिफाजत करनी है। अब अगर देखें, आज एक बहुत बड़ा केस था मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें जो लाइव चूँकि ज़ाहिर है देखी जा रही थी, उसमें तमाम जजेस जो थे, बेंच के मेंबरान जो हैं, वो सवालात कर रहे थे फैसल सिद्दीकी से, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं। चीफ जस्टिस साहब भी थे, और चीफ जस्टिस साहब के सवालात सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी, और फिर वो मुझे गालिब का एक शेर याद आया कि इस सादगी पे क्यों ना मर जाएं ए खुदा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जी आपने बल्ले का निशान क्यों नहीं लिया, हुजूरे वाला आपने खुद ही तो नहीं लिया, लेने दिया था। बड़ी सादगी से फरमाते हैं कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए थे इंट्रा पार्टी, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने रिजेक्ट कर दिए थे, वो क्या थे, वो अच्छे थे या बुरे थे? इलेक्शन तो थे, उससे तो कहीं ज्यादा बुरे इलेक्शंस हमारे मुल्क में हो चुके हैं, और हम उस इलेक्शन की, उन इंतखाबात की अभी तक जो झटके हैं अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, और जब तक ये हुकूमत रहेगी उसके झटके हम बर्दाश्त करते रहेंगे, और जब तक हम उसके झटके खत्म नहीं हो जाएंगे, हम ना तो स्टेबल हो सकते हैं, ना मुआशी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ना ही बेहतरी अबतरी होने वाली अबतरी को रोक सकते हैं। फिर बड़े मजे से कहते हैं फिर आपने आपके तमाम उम्मीदवारों ने बल्ला क्यों नहीं ले लिया, मांग लिया। मतलब यह है कि वो उनको इतना भी पता नहीं है हमारे चीफ जस्टिस को कि हर हलके में एक निशान कितने लोगों को दिया जाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो निशान जो मांगा जाए वो ही दिया जाए, क्योंकि ये निशान जो पार्टियों को दिया जाता है ये उसी की वजह से होता है कि जब आप सर्टिफिकेट जमा कराते हैं किसी पार्टी का, तो उससे पता चलता है कि ये फला पार्टी का है, उसे तराजू मिलना चाहिए, उसे तीर मिलना चाहिए, उसे शेर मिलना चाहिए, उसे कुत्ता मिलना चाहिए, उसे ढोल मिलना चाहिए, उसे बल्ला मिलना चाहिए, या उसे जूता मिलना चाहिए। यानी इतनी सादगी जो है ना, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ कोई चीफ जस्टिस दूध पीता हुआ बच्चा ही होगा जिसको इतना पता नहीं होगा कि ये सारी चीजें हैं। लेकिन बहरहाल इसमें जो अहम तरीन चीज थी सारी आज की समात में, ये बात जाहिर हो रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहैसियत जमात शायद नफरत ना करते हो, लेकिन इमरान खान से बहैसियत लीडर जरूर नफरत करते हैं। इलेक्शन करवा लेते आप, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। जनाब अली, इस मुल्क में जो इलेक्शन हुए हैं जिनको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं आज, तो क्या इससे भी बुरे थे ये इलेक्शन? कुछ तो हाँ खुदा का खौफ करें, सोचें कि एक अमल से
इस मुल्क को कितनी बड़ी तबाही में पहुंचा दिया। और ये सारा किया धरा ही चीफ जस्टिस साहब आपका था। जिस दिन आपने बल्ला छीना था ना, उसी दिन ही अंदाजा हो गया था कि आप इस ग्रेट गेम का हिस्सा हैं। वो गेम लंदन प्लान जिसमें सब कुछ मौजूद था, अगर नहीं था तो बल्ले का निशान नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। अब आज मजीद हम क्या बात करें, बहरहाल तो बल्ले का निशान कल जो है वो हतक इज्जत का केस भी शेड्यूल है, कल वो होगा जिसमें मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत और फैसल वाडा का वो भी इशू हो चुका है, उन्होंने जवाब आज जमा करा दिए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने तो गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, उनके तो गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो फैसल वाडा साहब ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी का सबूत किया है। उन्होंने कहा जी मैंने तो आपसे मुतालबा करता हूँ कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस केस को ख़त्म करें। हतक इज्जत जो शो कॉज नोटिस है इसको वापस लें, आप तौहीन अदालत का नोटिस वापस लें। ठीक है, आप तौहीन अदालत का नोटिस, आप प्रॉक्सी हैं या नहीं हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम इस बात का जवाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा फैसल वाडा साहब कि आप किसी के सरों से फुटबॉल ना खेलें। ये दहशतगर्दों का काम है और दहशतगर्दी आप जैसे शुरफा को शोभा नहीं देती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।